नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र में वैसे तो 288 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा चाहिए 145 का, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 62 सीटें, जी हां, हम बात विदर्भ की कर रहे हैं, जहां की 62 सीटों में ही सत्ता की चाबी छिपी हुई है। और यह इलाका भी महाराष्ट्र के अन्य इलाकों से अलग है। यहाँ राष्ट्रीय पार्टियों की चलती है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला विदर्भ में है। पिछले कई चुनावों में यही देखने को मिला है। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मेरा नहीं किया सर। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ और मराठवाड़ के विकास का दम घोंटने वाला का काम किया। नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। एजुकेशन की जो पोजीशन है वो खराब है। लोकसभा में देखा ना आप, इस बार नहीं आएंगे। अलग अलग चेहरे लाए नहीं है, वही कैंडिडेट महायुति ने भी रिपीट किए। बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया। महाराष्ट्र की सत्ता का द्वार विदर्भ से किसकी नैया पार। लोकसभा के बाद विधानसभा की बारी, बीजेपी पर कांग्रेस का दांव भारी। दो 288 में 62 की बड़ी खाई, जो जीतेगा बनेगा बड़ा भाई। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। मेरा नहीं किया सर। इन्होंने सोयाबीन की जो फसल है उसको जला दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। ये विदर्भ का रण है, जिसमें नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। यहाँ लोकसभा की 10 और विधानसभा की 62 सीटें हैं और इन्हीं सीटों का सवाल है। सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, किसानों को उपज का सही मूल्य मिले, चाहे कपास के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, प्याज के किसान हो। यहाँ किसानों और किसानी का मुद्दा हमेशा रहा है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन किसानों की स्थिति सुधरने की जगह खराब होती जा रही है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिद्दत से किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने एमएसपी का दाम जो है वो 4800 रुपए बताया है, लेकिन कोई एमएसपी से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। होता नहीं है। ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफी ज्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया, कर्ज के कारण किया। कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है अब 3-3.5 लाख का वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्जा फेरना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। सवाल विदर्भ के विकास का भी है और इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक
महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ और मराठवाड़ के विकास का दम घोंटने वाला का काम किया है। इस क्षेत्र में सूखे की स्थिति, पानी का संकट एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस के रवैये के कारण यहां किसान गरीब होते गए, जहां उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं सूखती चली गई, मराठवाड़ के लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। आपको इस स्थिति से निकालने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। विदर्भ मुख्य फोकस में। इसके पीछे के राजनीतिक कारणों की बात करें तो जैसे दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ यानी यूपी से होकर जाता है, वैसे महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता विदर्भ से होकर जाता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में विदर्भ से 62 विधायक आते हैं और यही तय करते हैं महाराष्ट्र में कौन राज करेगा। विदर्भ लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है और विदर्भ के पास हमेशा महाराष्ट्र के सत्ता की चाबी रही है। जब इंदिरा गांधी थी तभी से विदर्भ की चर्चा है। 1990 तक विदर्भ पर कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे वहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती गई, कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती गई। विदर्भ में ही नागपुर आता है और नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। बताया जाता है कि जो बीजेपी की नीतियां हैं वो आरएसएस के मुख्यालय से तय होती हैं। यही कारण है कि इस सीट को लेकर दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, एग्रेसिव मोड में हैं। विदर्भ महाराष्ट्र का वो इलाका है जहां दो राष्ट्रीय पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी का जोर है। यहाँ स्थानीय पार्टियों का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने विदर्भ को लेकर खास तैयारी कर रखी है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के लिए विकास पर नहीं, बंटवारे पर भरोसा करती है। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती है ताकि सत्ता पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका कब्जा बना रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आला कमान की नजर विदर्भ पर है। दोनों के बड़े नेताओं के दौरे विदर्भ में हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी नंदुरबार में संविधान की ताकत का एहसास दिला चुके हैं। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। चुनाव के दौरान नहीं, चुनावों के पहले भी विदर्भ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां सरकारी खजाना खोला, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि ये अरबपतियों की हितैषी सरकार है। उनका 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, लेकिन किसानों का नहीं। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से, इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब नहीं। लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विदर्भ को लेकर इतना जोर क्यों? इसको आंकड़ों से समझते हैं। कैसे जो दल विदर्भ जीतता है वो महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आता है।
2014 यानी 10 साल पहले का विधानसभा चुनाव बीजेपी विदर्भ की 62 में से 44 जीती, जिससे महाराष्ट्र में पार्टी की ताकत बढ़ी और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सत्ता आई और सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। 2019 यानी इससे पहले का विधानसभा चुनाव बीजेपी की विदर्भ में ताकत घटी, वो 44 से घटकर 29 सीटों पर आ गई। इसका असर ये हुआ कि राज्य में शिवसेना ने बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सीएम पद नहीं दिया, नतीजा रहा राज्य में शिवसेना और बीजेपी का दशकों पुराना गठबंधन टूटा। नया गठबंधन बना जिसमें उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, लेकिन कार्यकाल के बीच में पार्टी टूटी और सत्ता चली गई। साफ है, विदर्भ ने साथ दिया तो सत्ता रही और साथ छोड़ा तो सत्ता जाती भी रही। यही विदर्भ की ताकत है। इसी को पहचानते हुए चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने जिन नेताओं को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है वो विदर्भ क्षेत्र से ही आते हैं। इतना नहीं, दोनों दलों के विधायक दल के नेता भी विदर्भ इलाके से ही आते हैं। इन नियुक्तियों से साफ है कि महाराष्ट्र में विदर्भ का वेटेज सबसे ज्यादा है। हाल में यानी 2024 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो विदर्भ की 10 लोकसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी को 7 सीटें मिली हैं। इसमें अकेले कांग्रेस 5 सीटें जीती, उसे 4 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि महायुति को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी को 2 सीटें मिली, उसे 3 सीटों का नुकसान हुआ। इससे कांग्रेस को 31 विधानसभा सीटों में बढ़त मिली, जबकि महायुति 20 सीटों पर ही बढ़त बना सकी, जिसमें बीजेपी 16 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना पाई। अगर वोटों की बात करें तो विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस को 33.8% वोट मिले, वहीं शिवसेना यूबीटी को 7.7 और एनसीपी शरद को 4.5% लोगों ने वोट दिए, जबकि बीजेपी को 30% और शिंदे के शिवसेना को 7.1% वोट मिले। यानी विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 4% ज्यादा वोट मिले। लोकसभा चुनाव के नतीजों से महाविकास अघाड़ी खासकर कांग्रेस उत्साहित, उसे उम्मीद है लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी विदर्भ का फैसला उसके पक्ष में होगा। वहीं महायुति यानी बीजेपी के साथ गठबंधन वाले मोर्चे ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूरी ताकत लगा दी। विदर्भ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्हें लगता है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा महायुति को मिलेगा। विदर्भ को महाराष्ट्र की सत्ता का द्वार कहा जाता है और यहीं से राज्य के मुद्दे सेट होते हैं जो राज्य स्तर पर असर डालते हैं। यहाँ पर एमएसपी यानी किसानों को उपज का सही दाम मिलने का मुद्दा सबसे प्रमुख है, जिसको लेकर सरकार कटघरे में है, क्योंकि यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों को माने तो इसी साल जनवरी से सितंबर तक यहाँ पर 1933 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसको लेकर सरकार कटघरे में है, क्योंकि सरकारी दावों की ये पोल खोल रहे हैं। इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन और कपास की मुख्य रूप से खेती होती है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्धा के दौरे पर आए तो उन्होंने कपास के किसानों का मुद्दा उठाया और उसी के सहारे कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअघाड़ी सरकार ने क्या किया, उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। इधर राहुल गांधी का विदर्भ दौरा विमान में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन वो किसानों से जुड़े और उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों के बारे में बताया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी दिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक वायदा किया है 3,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का। बहुत अच्छा निर्णय ले लिया। हम चाहते हैं कि आपके निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब बात विदर्भ के जातीय समीकरण की करते हैं तो एक अनुमान के मुताबिक विदर्भ में ओबीसी में आने वाली कुनबी जाति की आबादी सबसे ज्यादा तकरीबन 30% के करीब। इसके बाद ओबीसी में आने वाली दूसरी जातियों की संख्या 28%,
यानी ओबीसी की संख्या 58% से ज्यादा है। अगर इसे चुनावी शब्दों में कहें तो विदर्भ की सत्ता की चाबी ओबीसी वोटर्स के पास है। वहीं विदर्भ में दलित 16, आदिवासी 11 और मुस्लिम 15% के आसपास। कुनबी और दूसरी ओबीसी की जातियों में शामिल लोग ज्यादातर किसान हैं। खेती बाड़ी ही आजीविका का मुख्य साधन। कांग्रेस ने विदर्भ के लिए इस बार डीएमके का फॉर्मूला बनाया है, जिसमें उसका मुख्य फोकस दलित, मुस्लिम और कुनबी वोटर पर है। वहीं बीजेपी ओबीसी के साथ बंजारा समुदाय के वोटर्स पर फोकस कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों की बात करें तो दोनों दलों की ओर से किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की गई। कांग्रेस ने 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया, वहीं बीजेपी ने कर्ज माफी के 7 साल में किसानों को 15,000 सम्मान निधि देने की बात कही। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। वहीं विदर्भ इलाके से आने वाले कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भी एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने दल की नीतियों पर भरोसा जता रहे हैं। आज ज्या प्रकारची सगळी गुंतवणूक आपल्या भागामध्ये येते, समृद्धी महामार्गासारखा महामार्ग झालाय, नवीन एअरपोर्ट आपला आता तयार होत आहे, त्यामुळे या सगळ्या कामांना जी काही चालना मिळू शकली ती आपल्या सगळ्यांच्या पाठिंब्यामुळे, आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे वारंवार मी जे निवडून जाऊ शकलो त्यामुळे ही सगळी कामं आपण या ठिकाणी करू शकलो। मुख्यमंत्री झाले, आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहे, पण आमच्या नागपूर शहरासाठी आणि आमच्या विधानसभेसाठी काय केलं याचा प्रश्न विचारला तर त्याच्याजवळ उत्तर नाही। मतं आपली आणि कारभार त्यांचा। मी अनेकदा सांगतो, जो रिपोर्ट माझ्याजवळ आहे त्या रिपोर्ट प्रमाणे यावेळेस देवेंद्र फडणवीस या मतदारसंघातून हारणार आहे। मी तुम्हाला इथं सांगून जातो। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सकोली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार चंद्रपुर की ब्रह्मपुरी सीट से चुनाव मैदान में। विदर्भ की 62 में से 34 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, जबकि शिवसेना के दोनों गुट 6 सीटों पर आमने सामने हैं। तो 7 ऐसी सीटें हैं जहां एनसीपी के दोनों धड़े आमने सामने की लड़ाई में हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले विदर्भ को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। सोयाबीन किसान हो या कॉटन के किसान हो या धान उगाने वाले किसान हो, इनकी समस्याएं बहुत गहरी हैं और वो जड़ तक पहुंची हुई हैं। वो परेशानियों से जूझ रहे हैं और एक सीरीज ऑफ सरकारों ने इस पे कुछ भी नहीं किया है। ये चुनाव में मुद्दा उठा है और इस मुद्दे का मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव पे असर हम देखें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। राजनीतिक गुणागणित के बीच विदर्भ के वोटर मुखर हैं। वो अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। वोटिंग के समय उनके जहन में कौन से मुद्दे होंगे, इस पर भी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। कुछ चेंजेस आना चाहिए। टीवी में विदर्भ का कुछ नहीं बोलते। वर्धा की हमारी एक तो है पक्की, एजुकेशन की जो पोजीशन है वो खराब है। लोकसभा में देखा ना आपने, इस बार नहीं आएंगे। अलग अलग चेहरे लाए नहीं है, वही कैंडिडेट महायुति ने भी रिपीट किए। बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया। महंगाई के ऊपर में मुद्दा है और जनता ये भी चाहती है कि महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन अभी महंगाई कम करने के लिए ये सरकार क्या करेंगी, वो सरकार क्या करेंगी, इसमें तो समय चला जाएगा। विदर्भ में क्या है, वो लोगों के पास है। लोगों जो लोग के ऊपर है वो। अब किसी को बोलना नहीं है, ये तो प्रचार करना है। वो पहली बात थी, अभी प्रचार करने की कोई दिक्कत नहीं। सबको समझता है टीवी देख के क्या करना है भाई। ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर से अगर लगोगे तो मतदान नहीं कर सकते। यानी साफ है, विदर्भ जिधर जाएगा महाराष्ट्र भी उधर जाएगा। यानी 62 सीटों पर जीत दर्ज करने वाला महाराष्ट्र की सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार होगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके को साधा और समर्थन प्राप्त किया, उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। इसके लिए पार्टी आलाकमान से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने खास रणनीति तैयार कर रखी। वही बीजेपी ने विदर्भ पर वापसी का खाका खींचा है, लेकिन जनता कितना विश्वास करती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।